यस। मैम जैसे ऑडिटर कभी भी जाता है तो वो तो देख लेगा ना कि जैसे डेटर्स के मतलब वो मंगवा के अकाउंट बैलेंस, तो वो दिखेगा कि इसने तो इस साल ही मतलब इस टाइम पे इसको पेमेंट कर दिया था और इसने तो इसके बाद में रिकॉर्ड मतलब बढ़ाया है बैलेंस। तो मैंने कहा ना, ओनली सरप्राइज चेक कर रहे हैं हम, तभी हम ये चीज़ें पकड़ पाएंगे। सरप्राइज चेक कर रहे हैं और साथ में सरप्राइज चेक डेटर्स का हो रहा है, क्योंकि अगर आपने सरप्राइज चेक के ऊपर की लिस्ट पढ़ी थी तो हमारा मेन फोकस होता है इन्वेंट्रीज के ऊपर, कैश के ऊपर, है ना। यहाँ पे हमारा मेन यस फोकस होता है, डेटर्स लिस्ट पे हमारा फोकस नहीं होता है रियल में सरप्राइज चेक के अंदर। इसलिए ये चीज वहां पे कंटिन्यू हो सकती है। इस फ्रॉड को पकड़ना, इसे फ्रॉड नहीं करेंगे एक्चुअली, वो क्या करेगा ईयर एंड पे, क्योंकि ईयर एंड पे तो ऑडिटर आएगा ही आएगा, डेटर्स चेक होंगे ही होंगे, इसलिए ईयर एंड पे ला करके अपने घर से वापस से 10,000 रुपए डाल देता है वो कैश के अंदर, और सारी चीजें क्या कर देता है, करेक्ट कर देता है। तो ये क्या है, एक तरह से फ्रॉड नहीं है, वो क्या कर रहा है तो फ्रॉड ही, बट नेग्लिजेंसी का फायदा उठा रहा है। इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, उसका फायदा उठा रहा है कि बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है काफी लंबे टाइम तक, ठीक है, और उसके बारे में रियल में किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और उसके मन में ऐसा नहीं है कि मैं ये पैसा कभी चुकाऊंगा नहीं। जब वो ये ईयर एंड आता है, हमेशा ये 10,000 रुपए क्या करेगा, वो अपने घर से ला करके वापस से डाल देगा। नाउ नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तब वापस से वो ये 10,000 रुपए क्या करेगा, निकाल लेगा और अपने वापस से घर के अंदर इसको लगा देगा। तो इसे कह रहे हैं कि लैपिंग, कि एक के ऊपर एक चीज चलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जने का पैसा यूज में ले रहे हो, आप उसे क्या करते जा रहे हो, सेट ऑफ करते जा रहे हो। तो अगर बाय चांस मान लो बीच में डेटर का कॉल आ जाता है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा लेजर भेजो, तो वो क्या करेगा, अपने घर से रुपए लेके आएगा, 10,000 रुपए कैश में भी डाल दिए उसने, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी 10,000 रुपए से सेट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वो नेग्लिजेंसी का पूरा फायदा उठाते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंटेंशनली फ्रॉड कर रहा है, पैसा उठा करके भाग गया, ये वाली चीज यहाँ पे नहीं है। वो क्या कर रहा है, आपके बिजनेस का मनी यूज ले रहा है वापस से, इस पर्पज से कि वो चुका देगा आपको। ओके, यस मैम। चलिए ठीक है। अगर ये चीज नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट्स में होती है तो ठीक है, बट अगर मान लो वो डेली के बेसिस पे ये लॉसेस करने लग जाए, बिजनेस से पैसा एक्सेस बाहर निकालने लग जाए, तो बिजनेस से इसको बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है। और जब ये चीजें हमें पकड़ में आ जाएगी, ठीक है, तो हमें तब समझ में आता है कि हमारे बिजनेस में मनी का सर्कुलेशन क्यों बीच में रुक रहा है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज हमें क्या कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, टीमिंग एंड लैडिंग इज अ कॉमनली फॉलोड मेथड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे हमें, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। अब इसमें क्या करते हैं हम, कंसील करते हैं कैश को छुपाते हैं, कैश शॉर्टेजेस, और उन्हें कवर करते हैं। कैसे कवर करेंगे, जब दूसरा कस्टमर हमें पैसा देगा तब हमने उसे क्या कर दिया, कवर कर दिया। एंड कवरिंग दैम थ्रू रिकवरीज फ्रॉम अनदर कस्टमर। जैसे जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल्स ऑन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट प्रॉपर नहीं है, तभी ये टीमिंग लैडिंग का काम हो सकता है, प्रॉपर होगा तो ये काम नहीं हो सकता है। जैसे मेरे को सी से 10,000 रुपए रिसीव हुए थे और इसको मैंने क्या कर लिए, मिस अप्रोप्रिएट कर लिए, ठीक है। नाउ लेटर मुझे डी से कोई पैसा रिसीव हुआ, तो जितना पैसा रिसीव हुआ उसमें से 10,000 रुपए मैंने किसके अकाउंट में डाल दिए, सी के अकाउंट में डाल दिए, और सी का बैलेंस क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि भाई एकदम सही है, सी का इतना ही पैसा मांगता है, हम सी से इतना ही पैसा मांगते हैं और इतना ही आ रहा है। इसी टाइप से अब डी का गड़बड़ हुआ, तो जब हमें कोई ई बंदा पैसा देगा तो हम पहले किसका अकाउंट सेट ऑफ कर देंगे, डी का अकाउंट सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं टीमिंग एंड लैडिंग।
ये क्या है, नॉर्मली फ्रॉड का अमाउंट नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की लापरवाही कहते हैं या इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेसेस कहते हैं, जो कैशियर जिसका क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है, ठीक है। बट कभी कभी इससे हमें ह्यूज लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे डेट्स रियल में क्लियर हो चुके हैं, हमारे पास पैसा आ भी चुका है, बट हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हमें पता रहे कि हमारे पास पैसा आ चुका है। ऑडिटर इसे कैसे डिटेक्ट कर सकता है, तो ये अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। ऑडिटर ये देखें कि जो भी कैश मेमोज है ना, वो कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 नंबरिंग जो है वो सारे कैश मेमोज की एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, उनका डेट, नेम, अमाउंट, हर एक चीज हम जो नॉर्मल कैश बुक बनती है डेली बेसिस पे उससे वेरीफाई करें, ठीक है। एक कैश बुक क्या होती है, डेली बेसिस पे बनती है, और एक कैश बुक जो हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली होती है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली में हैंड टू हैंड कभी एंट्रीज नहीं की जाती है, ठीक है। और जो डेली कैश बुक होती है उसके अंदर हाथों हाथ 10,000 रुपए आए, हाथों हाथ लिख दिए जाते हैं, ताकि हम डे एंड पे सारी कैलकुलेशन क्या कर पाए, चेक कर पाए। अब ऑडिटर को अगर घपले पकड़ने हैं तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए, ये जो डेली कैश बुक होती है उसको उसे चेक करना चाहिए आपकी ओवरऑल कैश बुक से, ठीक है, कि क्योंकि वहां पे 5 रुपए आते ही लिख दिए जाते हैं। तो अगर मैनेजमेंट को भी कोई गड़बड़ करनी है तो वो कहाँ गड़बड़ करेगा, जो मेन कैश बुक है उसके अंदर, क्योंकि ऑडिटर के सामने तो क्या जाएगी, मेन कैश बुक ही जाएगी। अब वो मेन कैश बुक को ही किससे चेक करेगा, इनवॉइसेस से चेक करेगा। अगर उसे ये मिस अप्रोप्रिएशन कैच करने हैं तो उसे डेली कैश बुक को जो मेमोरेंडम के हिसाब से बनाई जाती है उसके बेसिस पे जो मेन कैश बुक है उसे वेरीफाई करना चाहिए, रिकंसाइल करनी चाहिए रफ कैश बुक की रिसिट्स कहाँ कहाँ से आई है, और जो हमने कैश बुक में रिसिट्स लिखी है वो कहाँ कहाँ से आई है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमारे रिकंसिलेशन के ही हैं कि हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है रफ कैश बुक को, मेन कैश बुक को, किससे, इनवॉइसेस से, जो भी हमें काउंटर फॉइल्स मिल रही है उससे, या फिर हमें कोई पैसे की स्लिप मिल रही है उससे, हर चीज से हमें क्या करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए। बैंक के अंदर कोई कैश में, बैंक के अंदर हमने कोई पैसा डिपॉजिट करवा रहे तो उनको भी चेक करो, मतलब टोटली मिलाकर के हमें क्या करना है, पूरी कैश बुक को इन डेप्थ चेकिंग करनी है जब भी हम जा रहे हैं तब, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मली आप ईयर एंड पे जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप पूरे साल की कैश बुक को चेक करो, गड़बड़े का है ईयर बी के बीच में, ईयर एंड पे तो आपको हर डेटर सेम मिल जाएगा कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अकाउंटेंट क्या करेगा, एंट्री पास कर देगा 10,000 रुपए की, और साथ में कैश के अंदर भी 10,000 रुपए मिला देगा। तो ईयर एंड पे तो ये चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी, ये चीजें केवल आपको कब पता चलेगी, जब आप मिड ऑफ द ईयर की चीजें चेक करोगे। इसलिए ये वर्ड लिखा है, कंफर्मेशन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम कंफर्मेशन मंगवा करके कि बीच बीच के साल की, हमने उसे कहा कि भाई अप्रैल की भी भेजना, जून की भी भेजना कंफर्मेशन, और एक अगस्त की भी भेजना, ठीक है। इस तरीके से तुम मुझे इस पर्टिकुलर डेट का कंफर्मेशन भेज दो। तो अलग अलग टाइम की कंफर्मेशंस जब हम चेक करेंगे तो हम इस गड़बड़ को पकड़ सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। नाउ लास्ट वॉक थ्रू मैम प्रोसेस क्या होता है? हाँ मैम, मतलब ये पूरा प्रोसीजर जब भी है ना, जब डेटर मतलब कोई कैश में पैसा देता है, कैश में, क्योंकि अगर बैंक के अंदर आएगा हमारा पैसा तो बैंक के अंदर तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पासबुक में एंट्री होगी और पासबुक वाली एंट्रीज ही हमें क्रॉस वेरीफाई करनी है ना। नाउ वॉक थ्रू प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, सिर्फ नाम चेंज होकर के आ रहा है। क्या? किसी भी ट्रांजैक्शन को शुरू से लेकर के एंड तक चेक करना, जैसे मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल के अंदर बताया था, परचेजेस कैसे होती है, स्टार्टिंग में हमें स्टोर वाला
रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है परचेज डिपार्टमेंट को, तो आप मुझे इस गुड्स को परचेज करके देना। वो कोटेशंस मंगवाते हैं, हर चीज़ करते हैं। देन कोटेशंस के नाम पे एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं, गुड्स आता है फैक्ट्री गेट पे। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन को, एक ट्रांजैक्शन के लिए पूरे प्रोसेस को चेक करना शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है, ताकि हम हर एक चीज को जज कर पाए कि गड़बड़ कहीं हो रही है या नहीं हो रही है। उसे हम क्या कहते हैं, वॉक थ्रू प्रोसेस। नाम से ही समझो, प्रोसेस के अंदर वॉक कर रहे हैं हम। प्रोसेस के अंदर वॉक कर रहे हैं मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड है, आपने आपकी कंपनी में जो प्रोसेस बनाया हुआ है उस कंप्लीट प्रोसेस की चेकिंग क्या होती है, वॉक थ्रू प्रोसेस होती है। तो वॉक थ्रू इज अ प्रोसीजर इन विच एन ऑडिटर ट्रेसेस अ ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर रहा है फ्रॉम इट्स इनिशिएशन, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, थ्रू द कंपनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमें कंपनी ने इंफॉर्मेशन दिया था, इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग दिया था कि हमारे यहाँ पे प्रोसेस ऐसे चलता है परचेजेस का। तो उस प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक चेक करेंगे, टू द पॉइंट व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जब तक कि उसकी पूरी अकाउंटिंग नहीं हो जाती है, पूरा प्रोसेस वो खत्म नहीं हो जाता है, गुड्स हमारे बिजनेस में आ गया, बिजनेस प्लेस पे, स्टोर्स में एंट्री हो गई, परचेजेस की अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने एंट्री कर ली। एंट्री कब होगी, जब हमारे पास बिल आ जाएगा, यानी हर एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई है और वो ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहुंच चुका है। तब तक की हर एक चीज को चेक करना, उसे हम क्या कहते हैं, वॉक थ्रू प्रोसेस कहते हैं। द ऑडिटर शुड परफॉर्म वन वॉक थ्रू एट अ मिनिमम फॉर ईच मेजर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसे हमेशा एक बार वॉक थ्रू प्रोसेस क्या करना चाहिए, हर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई करके देखना चाहिए। वॉक थ्रू प्रोवाइड्स एविडेंस टू कंफर्म दैट द ऑडिटर अंडरस्टैंड। जब भी हम वॉक थ्रू प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमने सारे ट्रांजैक्शंस का फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन सही ढंग से डिसाइड किया था। जो भी बिजनेस के अंदर फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसी प्रोसेस से ट्रांजैक्शंस फ्लो हो रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से इफेक्टिवली मेंटेन्ड है या नहीं है, हम उनसे फ्रॉड को डिटेक्ट तो कर पा रहे हैं ना। जो हमारे एम्प्लॉयज है वो इंटरनल कंट्रोल्स को इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती है, वॉक थ्रू प्रोसेस से। तो द डिजाइन ऑफ आइडेंटिफाइड कंट्रोल्स फॉर इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, and whether all points in the process have been identified at which misstatements related to relevant financial statement assertion could occur। और हमें हर एक मिस स्टेटमेंट पता चल जाती है इसकी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो रही है, चाहे वो असर्शन लेवल पे हो रही है। तो क्या होता है वॉक थ्रू प्रोसेस, समझ में आया? आपके सिर्फ फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या बताया था आपने, एक बार वापस बताना। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट पॉइंट एक बार वापस बताना, क्या बताया था आपने? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि आपके ट्रांजैक्शंस का फ्लो कैसे चल रहा है, उसका प्रोसेस समझता है, उसके प्रोसेस को समझ के उसके लिए एविडेंसेस कलेक्ट करता है ऑडिटर थ्रू वॉक थ्रू प्रोसेस। कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही रिलेवेंट है वॉक थ्रू प्रोसेस क्या होता है। 2 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा वॉक थ्रू प्रोसेस
नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीजें लिखी हुई है मैंने। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि वही चीज लिखी हुई है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको परचेजेस का, तो वही ऑथराइजेशन और सारी चीजें चेक करेगा वो, है ना। सिग्निफिकेंट प्रोसेस चेक करेगा, जो भी कंट्रोल्स के अंदर उसे रिस्क मिल रही है वो सारी वो लिखेगा। तो ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी एग्जाम पर्पस से सिर्फ आपको ये 3 लाइन्स ही याद करनी है कि वॉक थ्रू प्रोसेस होता क्या है। सिर्फ इतना ही आता है 2 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। मैम आपने ये फाइल ग्रुप पे भेज दी क्या? हाँ, फाइल सारी एक साथ ही भेज दी थी ना जब नोट्स भेजे थे। चैप्टर नंबर 14 के नाम से है ये। ओके मैम। चैप्टर 14 स्पेशल कॉन्सेप्ट के नाम से है। अब आपका एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज टाइप ऑफ ऑडिट्स। और टाइप ऑफ ऑडिट्स में से आपके मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, और साथ में ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है, या तो डिफरेंसेस के अंदर आता है ये चैप्टर, या फिर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑडिट वाला चैप्टर, ठीक है। सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं आएगा कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। आएगा तो 4 नंबर का आएगा कि इस और इस ऑडिट के अंदर डिफरेंस लिखो, और सेकंड मैनर उसका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपको दे देंगे कि ये कौन सी ऑडिट है, इसका नाम लिखो। तो क्या आज ही स्टार्ट करना है या कल स्टार्ट करें? मैम कल स्टार्ट कर दो। मैम कल कर देना। कल करें। तो कल मुझे ये टाइप ऑफ ऑडिट चैप्टर कंप्लीट करना है। इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। ओके मैम, कल कर लो। कल